हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का भौतिक स्वरूप। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। मेनली इस वीडियो के अंदर पहले हम ओवरव्यू को डिस्कस करेंगे, देन हम हिमालय पर्वत के ऊपर डिस्कस करेंगे। यानी इस पूरी वीडियो के अंदर हम हिमालय पर्वत के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कुछ ओवरव्यू इस चैप्टर का समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। यानी भौतिक स्वरूप हमें ये बताएगा कि देखो, हमारा जो देश है, यहाँ अगर हम घूमें, पूरे देश को अगर हम घूमें तो हमें अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। जैसे कहीं हमें पर्वत देखने को मिलते हैं, कहीं पर्वत नहीं है, पूरा मैदान है, जैसे पूरा प्लेन इलाका है। कहीं हमें रेगिस्तान देखने को मिलते हैं, कहीं हमें पठार देखने को मिलते हैं, कहीं हमें द्वीप समूह देखने को मिलते हैं। तो कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। कहा यह जाता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग है। ऐसा माना जाता रहा है कि जो प्रायद्वीपीय पठार जहाँ पर स्टैब्लिश है, जहाँ पर वो है, वो बहुत ही स्टेबल है, वहाँ पे ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं होती। लेकिन हाल में ही भूकंप उन जगहों पर भी हुआ है, जिससे ये बात गलत साबित हुई है। कहा जाता है कि जो हिमालय है और उत्तरी मैदान हाल में ही बनी स्थलाकृतियाँ हैं, कि जो हमारा हिमालय है वो अभी जल्दी ही बना है। उत्तरी जो मैदान है वो भी अभी जल्दी बना है। अब यहाँ पे जल्दी बनने का मतलब होता है कई सौ साल। यहाँ पे जल्दी का मतलब ये नहीं होता कि एक दिन हो गया, 2 दिन में, अभी 1 साल में बना है, नहीं। यहाँ पर इसका मतलब है, जल्दी बनने का मतलब है कई सौ साल हो चुके हैं हिमालय और उत्तरी मैदान को बने हुए। अगला कहा पॉइंट बताता है कि जो भूगर्भ वैज्ञानिक है, उनके अनुसार था कि जो हिमालय पर्वत है एक अस्थिर भाग है। यानी जो हिमालय पर्वत है वो मूव करता रहता है। क्योंकि हम सभी को पता है कि जो हमारे जो जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, इसके नीचे प्लेट्स होती हैं। और हमें पता है जो प्लेट्स में जब मूवमेंट्स वगैरह होता है तो एक कारण है भूकंप आने का। क्योंकि प्लेट्स के अंदर जब मूवमेंट्स वगैरह होता है, वहाँ पे हल्की सी भी मूवमेंट बहुत बड़ा भूकंप क्रिएट कर सकती है। तो ऐसा इन लोगों का मानना है, वैज्ञानिकों का, कि जहाँ पे हिमालय पर्वत जहाँ पे स्टैब्लिश है, उसके नीचे जो प्लेट्स हैं वो एक अस्थिर है, मतलब वो धीरे धीरे मूव हो रही हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं चल रहा। कहा जाता है कि हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है। बिल्कुल, यानी हिमालय जो है अभी न्यूली बनी है, अभी एक नई है, एकदम नई यंग है, बिल्कुल है, जिसमें ऊंचे शिखर है, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। अगर हम हिमालय पर्वत पे जाए तो हमें देखने को मिलेगा यहाँ ऊंचे शिखर हैं, यहाँ बहुत गहरी गहरी घाटियाँ और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। तो हिमालय अपने आप में ही बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है, कितना ज़्यादा हमें अलग अलग चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। कहा जाता है कि जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बने। इसको केवल आप समझ लो, क्योंकि अगर आगे मैं डिस्कस करेंगे इस चैप्टर टॉपिक के बारे में, तो हम आगे और इसके बारे में स्टडी और अच्छे से डिटेल में हम पढ़ेंगे। अभी इतना समझ लो कि जो उत्तरी मैदान है वो जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। अगला पॉइंट बताता है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो अग्नि तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ी एवं चौड़ी घाटियों से बना है। कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये अग्नि और तथा रूपांतरित शैलों, ये एक टाइप की जो रॉक है, एक टाइप की जो कहते हैं ना पत्थर है, उनसे ये बना है। देखो, हमको तो कोई भी चीज़ देखे, हम लोगों को तो पत्थर लगेगा, लेकिन जो भूगर्भ वैज्ञानिक होते हैं, जो इसके बारे में, जिनको ज्योग्राफी के बारे में अच्छी स्टडी होती है, वो उस पत्थर को देख के पत्थर नहीं कहेंगे, वो कहेंगे ये तो अग्नि शैल है, या तो कहेंगे ये तो रूपांतरित शैल है। क्योंकि पत्थरों की भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, पत्थर भी अलग अलग रूप रेखा रखते हैं, उनकी एक अलग क्वालिटी होती है। हमको तो देखने में पत्थर ही लगता है, लेकिन ये यही है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है ये अग्नि से, कोई अग्नि शैल से बना है, कोई रूपांतरित शैलों से बना है। शैलों का मतलब होता है पत्थर, चट्टानें। तो अगर देखा जाए कि भारत के अंदर मुख्य भौगोलिक वितरण कैसे किया गया, हमारा जो देश है इसके अंदर भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में बांटा जा सकता है। अगर मैं 1 मिनट इसका चेंज कर लूँ इंक, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत हमें देखने को मिलेगा, यानी इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। और आप लोग ही बहुत ध्यान दे लो कि इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, इसी से रिलेटेड आपको बुक में स्टडी करना है। बुक में यही सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन किया गया है। जैसे हिमालय पर्वत, जो कि आज की वीडियो इसी पे है, फिर उत्तरी मैदान को हम पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार को पढ़ेंगे, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह को पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ होती क्या है, दिखने में कैसे होती हैं, तो ये सारी चीज़ें जब हम टॉपिक करेंगे तभी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी तो हम समझते हैं हिमालय पर्वत पे। हिमालय जो पर्वत श्रृंखला, वो हमारा पहला पॉइंट है। सो क्या कहा जाता है कि जो हिमालय है वो
अभी न्यूली फोल्ड है, जैसे कि हमने अभी स्टडी कर लिया कि अभी नया नया जल्द ही बना है हिमालय पर्वत, और यहाँ पे गहरी घाटियाँ हमें देखने को मिलती हैं, नदियाँ बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कहा यह जा रहा है भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ से बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। कहा यह जाता है कि जो भारत है वो उत्तरी सीमा में पाया जाता है। अब उत्तरी सीमा आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये रहा हमारा इंडिया का मैप। इंडिया का मैप अगर हम देखें तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमारा उत्तर यानी इसे हम कहते हैं नॉर्थ, यहाँ पर हमारा ईस्ट जिसे हम कहते हैं पूरब, और यहाँ पर हमारा वेस्ट जिसे हम कहते हैं पश्चिम, और यहाँ पे ऊपर नॉर्थ है। ठीक है, तो देखो माउंटेन हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, माउंटेन हमें ऊपर इन इलाकों में देखने को मिलते हैं। क्लियर? ठीक है, अगला आता है भूगर्भीय रूप से एक युवा पर्वत श्रृंखला है। इसको आप नोट्स भी प्रिपेयर करते हो तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन जरूर कर लो। कहा जाता है कि अभी युवा श्रृंखला है, इन पर्वतों का निर्माण अभी जल्दी हुआ है, जो कि हमने समझ लिया। दूसरी पॉइंट क्या कहता है, ये पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली है। यानी ये पश्चिम पूर्व, पश्चिम हमारा किधर है, ये रहा पश्चिम, और पूर्व हमारा किस साइड है, इस साइड है। तो देखने को क्या मिलता है, पश्चिम से पूर्व तक ये क्या कह रहा है, फैला पड़ा है। हम देख सकते हैं ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना ज़्यादा है, फैला पड़ा है। और ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ पर है। और क्या कहा जाए, सिंधु नदी, तो हमारी सिंधु नदी ये रही। तो सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक ये फैला पड़ा है। इतना तो क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। देखो कहा जाता है कि बहुत ही ऊंची पर्वत श्रेणी यानी हिमालय जो है, यहाँ पे बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स है, बहुत उनकी जो मीटर्स है, बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इनकी लंबाई बहुत ही ज़्यादा है। दूसरी चीज़ कहा जाता है ये बहुत ही एक असम अवरोध, मतलब हिमालय को पार कर पाना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। देखो अगर चाइना के लोग हिमालय के साइड से आए, हम हमारे देश में एंटर करने की कोशिश करें, तो एक तरीके से इंडिया को क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ये बैरियर के रूप में काम कर रहा है। क्योंकि चीन को आने के लिए पहले पर्वतों को पार करना पड़ेगा, तो जो पर्वत है वो क्या करेगा, एक बैरियर के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। तो ये हमारे देश के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। आगे देखें तो क्या बताया जाता है, इसकी लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी देखने को मिलती है, 2400 किलोमीटर। और ये एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। अब देखो अर्धवृत्त देखने में क्या ऐसे ही होता है, आधा, ठीक है, या फिर आर्क कह लो इसे। आर्क हम कहते हैं ना, जब भी हम कोई डायग्राम वगैरह बनाते हैं तो हम ऐसे आर्क लगाते हैं ना, सेम। ठीक है, तो ये आर्क की तरह हमें देखने को मिलता है, या फिर एक अर्धवृत्त की तरह हमें देखने को मिलता है। ये देख लो, ये ऐसा, अगर आपको दिख रहा हो पीला कलर, ये देखो एक ऐसा अर्धवृत्त हमें देखने को मिलता है। ये हमारा हिमालय पर्वत है। आगे कहा जाता है इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। क्या कहा जाता है कि जो हमारा कश्मीर का इलाका, यहाँ पे 400 किलोमीटर, तो कश्मीर का इलाका ये रहा, देख लो। यहाँ पे हमें देखो, अगर हम देखें तो यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा है, लेकिन अगर हम ईस्ट की तरफ जाएं तो देखो यहाँ पे चौड़ाई क्या होती है, बहुत कम देखने को मिलती है। तो यही बात कहा जा रहा है कि जो कश्मीर में जो है इसकी 400 किलोमीटर तक देखने को मिलती है, यहाँ पे इनकी जो चौड़ाई है वो इतना देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ मूव करते जाए तो हमारे यहाँ पे चौड़ाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और 150 किलोमीटर तक की चौड़ाई हमें देखने को मिलती है। इतना तो अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, क्योंकि मैं इमेज से मैं आप लोगों को पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है वो समझ में आपको अच्छे से आ जाए, कोई भी डाउट ना रह जाए। आगे अगर हम बढ़े तो पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अगर देखें जो पश्चिम भाग की अपेक्षा जो पूर्वी भाग की ऊंचाई है उसमें और अधिक होती है। पश्चिम हमारा कहाँ है, इस साइड है, तो पश्चिम में जो पर्वत हैं इनमें उतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है। लेकिन जो हमारा पूर्वी भाग है, ये वाला पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पे जो पहाड़ है उनमें काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कोई बहुत ऊँचा है, कोई छोटा है, कोई और बड़ा है, कोई मध्यम है। तो यहाँ ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कौन से हिस्से में, पूर्व के हिस्से में, पश्चिम के कंपैरिजन में। ठीक है,
इतना आ गया होगा आपको समझ में, ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये ऐसे हैं कि हिमालय के कुछ ऊंचे शिखर, हमारे जो हिमालय पूरा माउंटेन है, देखो हिमालय कितना फैला है, यहाँ से लेकर देख लो ये पूरा 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 ये इतना इतना फैला पड़ा है। तो यहाँ पे हिमालय में बहुत ऊंचे शिखर है, जैसे माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल में पाया जाता है। कई लोग तो इसे समझते हैं जो माउंट एवरेस्ट है वो भारत का ही पार्ट है, ठीक है, लेकिन माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का पार्ट है। और नेपाल में इसकी अगर देखा जाए, इसकी माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, जो कि बहुत लंबी है इसकी, ठीक है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। अब भारत देश के अंदर जो सबसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि अगर देखो वर्ल्ड में पूछा जाता है देन आप माउंट एवरेस्ट लिख देना, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। लेकिन अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में सबसे ऊंचा पहाड़ कौन सा है, तो आप लिख देना कंचनजुंगा। जो कंचनजुंगा है ये भारत में माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरे नंबर पे आता है और भारत देश के अंदर ये पहले नंबर पे आता है। तो भारत देश की सबसे ऊंची जो पहाड़ी है, जो शिखर है, वो है हमारा हिमालय में, हिमालय का कंचनजुंगा, जो कि है 8,558 मीटर। देखो हिमालय जो है ना, ये पूरा पूरा ये जो मैंने आपको मार्क करके दिखाया ना, इस पूरे इलाके को हिमालय कहा जाता है, पूरा इलाका ही हिमालय का है। क्लियर? कहीं आप डाउट में रहो कि यही जहाँ कंचनजुंगा है या फिर जहाँ माउंट एवरेस्ट है वही हिमालय का पार्ट है, नहीं, ये पूरा पार्ट ही हिमालय का है। आगे आते तो ये कुछ याद कर लेना, नेपाल में, भारत में, नेपाल में कौन कौन से शिखर पाए जाते हैं, तो इनका आप याद कर सकते हैं, जो टॉप मोस्ट हिमालय के शिखर हैं। अब अगर देखा जाए तो हिमालय है, हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों हम हिमालय को डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में। सबसे जो पहला पार्ट आता है वो आता है महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री। या तो हम उसे महान हिमालय कहेंगे, या फिर उसे हम आंतरिक हिमालय कहेंगे, या फिर उसे हम हिमाद्री के नाम से कहते हैं। देखो एक ही के कई नाम है, तो आप कंफ्यूज मत होना, याद रहेगा तो मेरे को पूरा विश्वास है आप कंफ्यूज नहीं होगे। तो देखो सबसे पहला हमारा जो ऊपर का पार्ट होता है, देखो यहाँ पे मार्क किया गया है, देखो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये जो है ना सबसे ऊपर का पार्ट, ये क्या है, हमारा हिमाद्री है। हिमाद्री कह लो, आंतरिक हिमालय कह लो, इसे महान हिमालय कह दो। दूसरा आता है हिमाचल या निम्न हिमालय। तो हिमाचल या निम्न हिमालय ये दूसरा वाला पार्ट, यहाँ पर ये हिमाचल का ये जो पार्ट है ना, जहाँ पे लाइन में खींच रहा हूँ ये वाला, इसे हम क्या कहते हैं, हिमाचल का पार्ट, इसे हिमाचल कहते हैं या तो निम्न हिमालय। और तीसरा होता है शिवालिक या फिर बाहरी इलाका, बाहरी हिमालय। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला जो लास्ट में सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है, ये क्या है, शिवालिक है, या फिर इसे बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हमारा आता है हिमाद्री जो सबसे ऊपर है, फिर बीच में हमारा निम्न हिमालय या फिर हिमाचल, और थर्ड में हमारा शिवालिका जिसे हम बाहरी हिमालय भी कहते हैं। तो हिमालय 3 पार्ट्स में डिवाइड है और इनके आपको नाम भी अच्छे से याद हो गए होंगे। तो चलिए हम आगे देखें। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं महान या फिर आंतरिक हिमालय के बारे में, यानी जो सबसे ऊपर हिमाद्री जिसे कहा जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि यहाँ पे किस तरीके के रेंजेस हैं, क्या माउंटेन्स पाए जाते हैं। तो देखा जाए ये सबसे अधिक सतत श्रृंखला है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको जो माउंटेन्स हैं वो आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा घने कह सकते हैं माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा माउंटेन्स आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें 6,000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले ऊंचे शिखर। और ये महान या फिर आंतरिक हिमालय या हिमाद्री ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको जो पहाड़ों की ऊंचाई है वो बहुत ऊंचे ऊंचे मिलेंगे, जिसमें 6,000 मीटर की औसत एवरेज इनकी ऊंचाई रहेगी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है यानी असिमेट्रिक है। देखो क्या कहा जाता है कि जो हिमालय जो पर्वत हमें देखने को मिलता है वो कोई एक सीक्वेंस में नहीं है। आप अगर हिमालय पर्वत की अगर इमेज देखें तो आप यहाँ पे इस इमेज में देखो कि कोई ऊपर बहुत ऊंचा है, कोई बहुत नीचे है, कोई उससे छोटा है। तो यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है वो कोई एक सिमेट्रिक नहीं है, एक बराबर हिस्सों में नहीं है, कहीं ऊंचा देखने को मिलता है, कहीं नीचा है, फिर कहीं मीडियम रेंज का है। तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब यही है कि जो महान हिमालय जो फैला पड़ा है वो सही डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है। चलिए आगे पढ़ते हैं इसी के बारे में। ये जो भाग है क्रोड ग्रेनाइट से बना है, जो हिमालय का जो पार्ट है वो किससे बना है, क्रोड ग्रेनाइट से बना हुआ है। अगला पॉइंट कहता है ये श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। जो हमारा जो हिमाद्री है वो हमेशा किससे ढका रहता है, बर्फ़ से हमेशा ढका रहता है।
तथा इसमें बहुत ही हिमानियों का प्रवाह होता है, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम हिमानी कहते हैं। यानी यहाँ से बहुत सारी नदियाँ यहाँ से इस रेंज से या इस इलाके से निकलती है। कौन से भाग से बना है? क्रोड ग्रेनाइट से बना है। बहुत सारी हिमालय की नदियाँ यहाँ से निकलती हैं। ये भाग बर्फ़ से ढका रहता है। ऊंचाई इसकी 6000 मीटर तक रहती है। यहाँ पे जो पहाड़ है वो असममित है, यानी कोई सिमेट्रिकल नहीं है, असिमेट्रिकल है, ऊंचे नीचे ये है। और ये बहुत ही लंबे भाग में फैला हुआ है। इतना हमने समझ लिया। दूसरा अब आता है जो हमने पढ़ा था, हिमाचल या फिर निम्न हिमालय। देखो इनके पॉइंट्स आप अगर एज इट इज़ लिख दोगे इनके पॉइंट्स मार्क करके, तो आपको डेफिनेटली अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देखो पॉइंट में मैंने इस वजह से आपको बता रखा है ताकि आप लोगों को समझने में भी आसानी हो, और आप जब लिखो तो आपको एकदम जो टीचर है वो मार्क्स में दे। क्योंकि सोशल में हमें पॉइंट्स में आंसर लिखने पड़ते हैं, हम पैरा में आंसर लिखेंगे तो नंबर की कटौती हो जाती है। तो ऐसे टाइम पे हम अगर पॉइंट्स में लिखेंगे तो नंबर हमें अच्छे मिलेंगे। तो ये अच्छी रहेगा आपके लोगों के लिए, तो इसे नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरा आता है कि इन श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परवर्ती शैलों से हुआ है। कि यहाँ पे जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं? ये संपीड़ित तथा परिवर्ती शैलों से बनी हुई हैं। यहाँ पे जो इस श्रृंखला का जो निर्माण हुआ है, जो यहाँ पे माउंटेन्स का बने हैं, वो हिमाचल या निम्न हिमालय के वो संपीड़ित तथा परवर्ती शैलों से बने। मैंने आपको बताया था कि ये जो मिट्टी का एक रूप होते हैं, आप इनको देख सकते हैं कि संपीड़ित जो चट्टानें होती हैं वो कैसी दिखती हैं, जो परिवर्तित शैलें होती हैं वो कैसे दिखती हैं। तो इमेज आपको वैसे तो ज़्यादा कुछ समझ में आएगा नहीं, पर देख ज़रूर लीजिएगा। इनकी ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच है। जो हिमालय में या हिमाचल या निम्न हिमालय में जो भी पर्वत पाए जाते हैं, जैसे हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इनकी जो ऊंचाई हमें देखने को मिलेगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें एवरेज इनकी 3700 मीटर या 4500 मीटर के बीच में देखने को मिलेगी। और इनकी जो चौड़ाई है वो लगभग कितनी है? 50 किलोमीटर तक की जो चौड़ाई हमें देखने को मिलेगी। वो कितने किलोमीटर की देखने को मिलेगी? 50 किलोमीटर तक की हमें चौड़ाई यहाँ पे देखने को मिलती है। अगर हम देखें, जो पीर पंजाल श्रृंखला की सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। आप देखो पीर पंजाल श्रृंखला कहाँ पे देखने को मिल, अगर आप देखो फोटो में अच्छे से मैंने कहा था ना आपको, मैंने एक अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखो पीर पंजाल जो है, ये रहा पीर पंजाल, ये रहा, ये कौन सा है? पीर पंजाल का रेंज है। ये सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। श्रृंखला का मतलब रेंज है। यहाँ पे जो पीर पंजाल रेंज है सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। दूसरा धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं भी महत्वपूर्ण है। जो धौलाधर है और जो महाभारत श्रृंखलाएं हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटी स्थित होगी। आपने कांगड़ा का तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन आपने कुल्लू मनाली आपने ज़रूर सुनी होगा, आपने सुना होगा ना कुल्लू मनाली। तो जो कुल्लू की घाटियाँ हैं वो इन्हीं इलाकों में पड़ती हैं। यहाँ पे कश्मीर की घाटियाँ पड़ती है, हिमाचल के कांगड़ा और कुल्लू की घाटियाँ यहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ जो क्षेत्र है पीर पंजाल का इलाका या जो नीचे का हमारा इलाका है निम्न हिमालय या हिमाचल, इसे हम पहाड़ी नगरों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे पहाड़ी नगर भी बसे हैं, पहाड़ों में रहने यहाँ पे लोग भी हैं कह सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो ये धौलाधार है ना, ये देखो यहाँ पे है धौलाधार, आप यहाँ पे देख सकते हो धौलाधार यहाँ पे मार्क किया गया है। तो देखो बेसिकली क्या है कि मैप, तो यहाँ पे मैप में आप देखो कहोगे कि ये पीर पंजाल नीचे है पर यहाँ पे धौलाधार ऊपर है। जस्ट बिकॉज ऑफ मैप की लिखना ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन अगर देखें ब्रॉड तो हमें पता चल जाएगा कि धौलाधार जो है वो पीर पंजाल के आसपास ही है। ठीक है, अगला आता है महाभारत की श्रृंखलाएं। देखो तो देखो महाभारत की श्रृंखलाएं कहाँ देखने को मिलेगी? ये देखो यहाँ पे, एक मिनट मैं कलर चेंज कर लूँ एक बार इसका, क्योंकि डार्क कलर चाहिए इसमें। आता है महाभारत रेंज। तो देखो महाभारत रेंज ये रहा। अब देखो अगर यही मैं समझा रहा था कि अगर यहाँ महाभारत रेंज आपको दिखाता तो भी मैं आपको यहीं बताता, और पीर पंजाल भी आपको मैं यहीं बताता, धौलाधार भी यहीं बताते, तो आप कहते सब एक ही जगह है क्या? नहीं, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे डिवाइड होते हैं। क्लियर? तो देखो ये जो आपको ब्लू कलर का आपको इस कलर में देखने को मिल रहा है, ये रहा महाभारत रेंज। क्लियर? यह है महाभारत का रेंज।
क्लियर। चलिए इतना, ये देखो इमेज से इस वजह से समझा दूँ एटलीस्ट आपके दिमाग में कुछ बसा रहेगा, कुछ याद आएगा, क्योंकि हमें केवल पढ़ने के साथ साथ अगर समझेंगे तो ज़्यादा आपको समझने में आसानी रहेगी, चीज़ें क्लिक हो जाएगी तुरंत ही। वरना अब मैं बोल दिया और तुम लोग इमेज के थ्रू मैं आपको अगर नहीं दिखाता तो आपको बहुत दिक्कत होगी, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे इमेज के थ्रू दिखा दूँ। अब देखो सबसे लास्ट में जो हमारा माउंटेन्स आता है वो होता है शिवालिका, या फिर उसे बाहरी हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो शिवालिका है इसके अंदर जो चौड़ाई होती है 10 से 50 किलोमीटर तक होती है और ऊंचाई 900 से लेकर 1100 मीटर के बीच होती है। यानी इनकी जो चौड़ाई होती है 10 से 50 किलोमीटर तक की चौड़ाई हमें देखने को यहाँ पर मिलेगी। प्लस यहाँ पे जो भी शिवालिका में या बाहरी हिमालय में जो भी माउंटेन्स पाए जाते हैं इनकी जो ऊंचाई होती है वो 1100 मीटर तक की होती है। अब आप इसे पता कर सकते हो, कहीं पे भी इलाकों में जाओ, अगर आपको पता चला कि यहाँ पे 6000 मीटर तक का माउंटेन है तो आप कह सकते हो कि कौन से पार्ट में आएगा, पहले ही ग्रेटर हिमालय में आएगा ये। अगर आप पाओगे कि ये भाई 1100 मीटर का यहाँ पे चट्टाने हैं, माउंटेन्स है, तो आप कहोगे नहीं ये तो शिवालिका है, ये तो बाहरी हिमालय में हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम लोग बाहरी हिमालय पे हैं। ठीक है, इससे ये चीज़ समझ में आती है हमें कि ये जो श्रृंखलाएं हैं उन नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। कि ये जो श्रृंखलाएं हमें देखने को मिलती हैं शिवालिका और बाहरी हिमालय, ये जो असंपीड़ित अवसाद होते हैं उनसे ये बनाई गई है, जो नदियों द्वारा लाई गई है। क्योंकि नदियाँ अपने साथ बहुत सारी चट्टानें लेकर आ जाती हैं, बहुत सारी मिट्टी लेकर आ जाती हैं, तो उन्हीं से ये हमारा बाहरी हिमालय और जो शिवालिका है वो बनाया गया है। आगे देखा जाता है कि ये क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत सारे असंपीड़ित अवसाद देखने को मिलते हैं, तो इसी वजह से ये घाटियाँ जो हैं बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई। यानी अगर आप इन हिस्सों में जाओगे तो आपको बहुत बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से जैसे ये रहा। ठीक है, ये ऐसा ही पत्थर हमें देखने को मिलता है। बेसिकली ये जो इमेज है वो आप इससे समझ सकते हो कि शिवालिका का ये पार्ट है। ठीक है, तो ये नीचे आपको इतने बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिलेंगे जैसे इमेज में शो किया गया है। यहाँ पर क्या होता है, निम्न हिमालय तथा शिवालिका के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। कि जो निम्न हिमालय है हमारा और जो शिवालिका के जो बीच में, क्योंकि हमें पता है उसके ऊपर क्या आती है, ये एक मिनट, ये मान लेते हैं यहाँ पर हमारा क्या है, निम्न हिमालय, तो इनके बीच में जो लंबवत घाटियां हैं उनको दून के नाम से जाता है। यानी इनके बीच में पड़ने वाली जो घाटियां हैं उन्हें किन के नाम से जाना जाता है, दून के नाम से। जैसे कुछ फेमस दून है, जैसे कि देहरादून आपने सुना होगा, कोटली दून सुना होगा, पाटली दून सुना होगा। तो जब भी आप देहरादून समझो तो आप समझो कि जो ये निम्न हिमालय और शिवालिका के बीच में स्थित घाटियाँ हैं, कहाँ पे, निम्न हिमालय और शिवालिका के बीच में जो स्थित घाटियाँ हैं उन्हीं के बारे में ये है। देहरादून हो गया, कोटली दून हो गया, पाटली दून हो गया। आगे हम देखें तो इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय की पश्चिम से पूर्व तक स्थिति में क्षेत्रों के आधार पर विभाजित किया जाता है। अब इस चीज़ को बहुत से जरूर ध्यान से समझना, ये क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहा है कि देखो अभी जैसे हमने देखा माउंटेन्स कुछ ऐसे दिखते हैं, तो अभी हमने कैसे डिवाइड किया, एक इधर वाला जिसको हमने पहला पार्ट दे दिया, फिर उसके नीचे वाला, फिर उसको हमने सेकंड पार्ट दे दिया, फिर उसके नीचे वाला, फिर हमने उसको थर्ड पार्ट दे, जिसे हम शिवालिका, इसे हम आउटर हिमालयज, इसको हम क्या कहते हैं, निम्न हिमालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये ग्रेट हिमालयज हो गया हमारा और ये हमारा शिवालिका हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर हिमालय इस हिसाब से डिवाइड किया गया, कैसे, ऐसे ऐसे करके हमने डिवाइड कर दिया है। अब एक चीज़ और कि आप लोग मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे भी मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और यही इन्फॉर्मेशन देनी थी, आप ज़रूर मुझसे यहाँ पे मेरे जो सोशल मीडिया आइडिया उससे ज़रूर जुड़े। चलिए अब पढ़ाई पे आते हैं। ये कहा जाता है ये वर्गीकरण को नदियों घाटियों की सीमाओं के आधार पे किया गया है। यहाँ पे तो अभी हमने इस तरीके से देखा। अब जो जैसे मान लेते हैं माउंटेन्स है, इसको हमने कुछ इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे माउंटेन्स है उसको अलग नाम से, यहाँ पे माउंटेन है उसको अलग नाम से, यहाँ पे माउंटेन उनको अलग नाम से। अभी हमने कौन सा पढ़ा है, जैसे माउंटेन है तो इसको इस वे में पढ़ा हमने, अभी हम इस वे में पढ़ेंगे माउंटेन्स को। ये एक इमेज के थ्रू आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो डोंट वरी, ज़्यादा दिमाग पे जोर मत लगाओ, अभी आगे समझ आएंगे। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय को भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। पश्चिम से पूर्व क्रमशः कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। अभी आएंगे इस पे। ठीक है, सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालयों के भागों को कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। काली तथा तिस्ता नदियों को नेपाल हिमालय, तिस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच असम हिमालय सीमांकन करती है। अब इस चीज़ को यहाँ देखो, यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, जैसे ये इंद्र
बिटवीन इंडस एंड सतलज, इंडस और सतलज के बीच में, जहाँ पे जो इंडस है यहाँ पे सतलज है, इनके बीच में जो रिवर्स है बहती हैं, यहाँ पे इंडस बह रही है, यहाँ सतलज, इनके बीच में जो पहाड़ है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब कुमान हिमालय जो सतलज और काली रिवर्स के बीच में बहती है, जैसे यहाँ सतलज है और यहाँ पे काली रिवर्स है, मतलब इस लेन में, तो इसको क्या किस नाम से जाना जाता है? यहाँ पे जो माउंटेन्स पड़ेंगे उनको किस नाम से जाना जाता है? कुमान हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब बिटवीन काली और कोसी रिवर, जैसे यहाँ पे काली रिवर है और यहाँ पर कोसी रिवर है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है? इस नेपाल हिमालय के रिवर के नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि काली और कोसी रिवर के बीच में कौन सा हिमालय है, तो आप लिखना नेपाल हिमालय। अगर पूछा जाए सतलज और काली रिवर के बीच में कौन है, तो कुमार, और इंडस और सतलज के बीच में कौन सी हिमालय पड़ता है, तो पंजाब। और यहाँ पर एक और हिमालय है सिक्किम हिमालय। सिक्किम हिमालय जो पड़ता है वो पड़ता है कोसी और तीस्ता रिवर, जो कि आपके यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। क्लियर? तो कोई नहीं, आप इसे समझ लो, इसे सिक्किम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। और बिटवीन तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में, जैसे यहाँ तीस्ता है और यहाँ दिहांग रिवर है, तो इसके बीच में जो भी माउंटेन्स पाए जाते हैं उन्हें असम हिमालय। तो एक बार दोबारा से पंजाब हिमालय, कुमान, फिर नेपाल, फिर सिक्किम, फिर असम हिमालय। ये कुछ 5 तरीके हैं जिनपे इनको डिवाइड किया गया। तो आप याद कर लेना कि इंडस और सतलज के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है? कुमान हिमालय। इसी तरीके से सारा आप याद कर लीजिएगा। अगला आता है ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, जैसे मैंने आपको बताया था हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर है, ये सबसे उत्तरी सीमा ये सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। मतलब ही क्योंकि ये पूर्व के हिस्से में, तो हमारा ये पूर्व का बैरियर है जो यहाँ पे आने वाले हमारे को रोकता है, मतलब बाहरी लोगों को भारत आने से रोकता है। यहाँ पे एक दिहांग महाखंड है जो गौज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत के पूर्वी सीमा के स्थल फैल जाता है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? अगर यहाँ पे देखें तो इसके लिए आपको ना सबसे पहले ये इमेज देखनी पड़ेगी जो आपको शुरुआत मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली इमेज। एक मिनट, एक, ताकि चीज़ इसमें बहुत लिखी पड़ी है। हाँ ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी ये भी माउंटेन्स है आपको, जैसे ये देखने को मिल रहा है, ये 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 भी माउंटेन है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे एक तीखा मोड़ बना रही है। तीखा मोड़ मतलब यहाँ पे यू टर्न हो जा रही है, और यू टर्न से होते हुए हमारे इन इलाकों में भी क्या हो रहा है? हिमालय की पर्वत आ रहा है। वैसे पर्वत यहाँ जाता है, लेकिन एक तीखा मोड़ जा रहा है, यहाँ पे तीखा मोड़ खा के यू टर्न लेकर इन इलाकों में भी क्या हो रहा है? हिमालय के पर्वत आ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन से गारो, खासी, जंजिया, पटकई, नागा, मिजो, इस तरीके के कुछ यहाँ पे हिल्स मिलते हैं हमें। ठीक है, इतना तो आपको आ गया होगा समझो, यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जाए। अच्छा यहाँ पे मैंने दिया भी था, काफ़ी पीछे आ गया, कोई नहीं। तो एक तीखा मोड़ बना दे, जैसे हमने देखा एक यू टर्न ले रहे हैं, एक तीखा मोड़ बना के इस साइड में हमारा पूर्वी हिस्सा, पूर्वोत्तर हिस्सा, इन हिस्सों में भी माउंटेन्स पहुँच गए हैं। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना। इन हिस्से को हम क्या कहते हैं? पूर्वांचल कहते हैं, या पूर्वी पहाड़ी कहते हैं, या पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ी उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थर और अवसादी शैलों से बनी है। और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं वो बलुआ पत्थर से बनती हैं, अवसादी शैल से ये बनी हुई देखने को हमें मिलती हैं। देखो यहाँ पे मैंने बताया ये था पूर्वांचल का हिस्सा, ये लिखा ना पूर्वांचल का हिस्सा। तो यहाँ पर ये तीखा मोड़ बनाते हुए हमारे पूर्वी हिस्सों में भी पहुंच जाती है माउंटेन्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, हिमालय का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए, कमेंट ज़रूर करके मुझे बताओ कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। वीडियो आप एक बार इसको दोबारा रिवाइज करने के लिए भी देख सकते हो, क्योंकि वीडियो इमेज के थ्रू मैंने समझाया, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से आई होगी। ये वीडियो दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, उनको भी टॉपिक्स भेजिए जिनको ये टॉपिक है पर्वत श्रृंखला, वो समझने में दिक्कत होती है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।